नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 3 बुद्धि, जिसमें हम बात कर रहे हैं बुद्धि के विषय में आधुनिक अभिगमों की। पिछले वीडियो में हमने स्पीयरमैन के द्विघटक सिद्धांत और स्टर्नबर्ग के त्रिपुटी सिद्धांत की बात की थी। आज इस वीडियो में हम गिलफर्ड के त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत की और गार्डनर के बहुविध बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गिलफर्ड का त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थियोरी ऑफ गिलफर्ड। दोस्तों, स्पीयरमैन ने द्विघटक सिद्धांत दिया और बुद्धि के 2 ही घटक, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, ऐसे 2 ही घटक है ऐसा बताया, जबकि गिलफर्ड बुद्धि सिर्फ 2 ही घटकों की बनी है ऐसा मानते नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि बुद्धि की रचना अलग अलग परिबलों के समुच्चय से होती है और प्रत्येक परिबल एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे परिबल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी ऐसे बहुत से परिबल एक दूसरे के साथ जुड़ने से बुद्धि की रचना होती है। जैसे कि आपको समझाने के लिए बात करूं तो हमारे शरीर के अलग अलग अंग एवं अवयव है, सबकी अपनी विशिष्ट रचना और अपने अपने कार्य है। इस प्रकार से सब भिन्न है और विशिष्ट भी है, फिर भी उन सबके एक साथ जुड़ने के कारण ही शरीर की रचना होती है और शारीरिक क्रियाएं संभव होती है। उसी प्रकार गिलफर्ड के मतानुसार बुद्धि के भी बहुत सारे घटक हैं और सारे मिलकर बुद्धि बनती है। बुद्धि के स्पष्टीकरण के लिए गिलफर्ड द्वारा दिए गए सिद्धांत को त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि उनके मतानुसार बुद्धि के सभी परिबलों को 3 परिमाण में बांटा जा सकता है और इसीलिए इसे त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो कौन से हैं ये 3 परिमाण, आइए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, गिलफर्ड के मतानुसार क्रिया, वस्तु और उत्पाद के 3 परिमाणों में बुद्धि के सारे परिबलों को बांटा जा सकता है। क्रिया यानी कि ऑपरेशन, तो क्रिया में मुख्य 5 प्रकार की मानसिक क्षमताओं का समावेश किया गया है। तो क्रिया के लिए कौन सी मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, किन मानसिक क्षमताओं का इसमें समावेश है, आइए बात करते हैं। एक है मूल्यांकन, दूसरा केंद्रीय चिंतन, तीसरा विकेंद्रीय चिंतन, चौथा स्मृति और 5वां बोध। तो गिलफर्ड के मतानुसार हम किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करें तो उसमें हमें इन 5 प्रकार की मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता रहती है और इन 5 प्रकार की मानसिक क्षमता जिसमें अच्छी या ज्यादा, वह सारी क्रियाओं को अच्छे से कर सकता है। गिलफर्ड ने दिया हुआ बुद्धि का दूसरा परिमाण है वस्तु। वस्तु परिमाण में भी 5 बातों का समावेश किया गया है। कौन सी है ये 5 बातें? तो पहली है दृश्य, दूसरी श्राव्य, तीसरी प्रतीकात्मक, चौथी शब्दार्थ और 5वां व्यवहार। इन 5 बातों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के बारे में समझ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा परिमाण है उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट। उत्पाद या उपज परिमाण परिणाम या उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उसे 6 भागों में बांटा गया है। क्रिया और वस्तु में 5-5 मानसिक क्षमताओं की जरूरत है, समावेश है, जबकि इसमें 6 बातों का समावेश किया गया है। इकाई, वर्ग या विभाग, संबंध, तंत्र, परिवर्तन और
सूचितार्थ या फलितार्थ, इन 6 बातों की मानसिक क्षमता अगर होगी तो किसी भी उत्पाद के क्षेत्र में व्यक्ति अपनी बुद्धि का अच्छे से उपयोग करके विकास कर सकता है। इस प्रकार गिलफर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत में 3 परिमाण और उसमें रहे हुए कई परिबलों का समावेश किया है। उनके मतानुसार बुद्धि में कुल 150 परिबल होते हैं। कैसे? देखिए, बुद्धि के परिबल, क्रिया के 5 परिबल गुना वस्तु के 5 परिबल गुना उत्पाद के 6 परिबल। इस प्रकार बुद्धि के कुल 150 परिबल होते हैं। तो ये हुई गिलफर्ड के त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत की बात। दोस्तों, इसमें से एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि गिलफर्ड के सिद्धांत को कौन से सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है? तो त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत। आइए अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करते हैं, जो बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल ये बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और वह है गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों, बड़े अच्छे से ध्यान से इसको समझे। गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बुद्धि के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बुद्धि के लिए जो सिद्धांत दर्शाए हैं उन्हें बहुविध बुद्धि का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा कि गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को किस सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है? तो बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के रूप में। हम परिस्थिति एवं संयोग के अनुसार या घटना के अनुसंधान में बुद्धि की विविध लाक्षणिकताओं में से कई लक्षणों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक वक्त किसी एक ही प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं। बुद्धि के बहुत सारे लक्षणों का एक साथ उपयोग करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे काम करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी जब कक्षा में अध्ययन करता है तो भाषाकीय, तार्किक, गाणितिक ऐसी बहुत प्रकार की बुद्धि का वह एक साथ उपयोग करता है। इतना ही नहीं, अगर मान लो कि विद्यार्थी मैदान में खेल रहा है तो खेलकूद के दौरान वह दैहिक शरीर लक्षी बुद्धि का उपयोग करता है, और शिक्षक, किसी बुजुर्ग या अपने आदर्श व्यक्ति को समझने का जब वह प्रयास करता है तब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उपयोग करता है। इस प्रकार हम दिवस भर के हमारे रोजमर्रा के कार्यों के दौरान बहुत प्रकार की बुद्धि का उपयोग एक साथ करते हैं, और इसीलिए बुद्धि कोई 1 या 2 घटकों की नहीं, लेकिन बहुत प्रकार के घटकों की बनी हुई है। उसके बहुत से लक्षण हो सकते हैं, और इसीलिए आइए अब बात करते हैं गार्डनर ने बुद्धि के कौन से लक्षण बताए हैं। तो गार्डनर के बुद्धि के 8 लक्षणों की हम बात करेंगे। गार्डनर ने जो पहली बुद्धि बताई है वह है भाषाकीय बुद्धि, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा लेखन, वाचन, कथन, भाषा की जटिलता को समझना, इतना ही नहीं, भाषा को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, अपनी बात अच्छे से दूसरों के सामने रखना और दूसरों की बात अच्छी तरह से समझना, ये सारी भाषा की बुद्धि है। और इस प्रकार की बुद्धि साहित्यकार, लेखक, वक्ता, उद्घोषक, कटार लेखक ऐसे लोगों में इस प्रकार की बुद्धि क्षमता अधिक दिखाई देती है। दोस्तों, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सारे विषय में निष्णात हो या सारे विषयों का ज्ञान उसे हो। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विषयों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार जिसमें भाषा की बुद्धि विशेष प्रकार की होती है वह
इस क्षेत्रों में अपना योगदान विशेष प्रकार से दे सकते, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी बुद्धि है तार्किक गाणितिक बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें गाणितिक तर्क करना, संकेतों का उपयोग करना, गाणितिक नियमों की गहनता को समझना, जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन, इन सबके सिद्धांतों को समझना, गाणितिक प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं को समझने में या ऐसे कार्य करने में इस बुद्धि का उपयोग होता है। जैसे कि वकील अगर दलील करने में, तर्क करने में एकदम होशियार नहीं है या उसमें वह कौशल्य नहीं है, तो वह वकालत कर सकता नहीं है। यानी वकील में गुनाह शोधक शाखा में, यानी कि क्राइम ब्रांच वगैरह होते हैं, वैज्ञानिक, अंकशास्त्री, तर्कशास्त्री, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसमें इस बुद्धि की मात्रा अधिक दिखाई देती है। और ऐसी बुद्धि अगर उसमें है तभी वह अच्छे से इस क्षेत्र में काम कर सकता है। तीसरी है अवकाशीय बुद्धि, मानसिक प्रतिमाओं की रचना, अंतर विषयक ख्याल के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, समस्या का समाधान करना, पहेलियों का हल करना, दिमागी खेल खेलना, इन सारी प्रवृत्तियों में अवकाशीय बुद्धि का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, पहेलियों का हल ढूंढ निकालना, अपने ख्यालों के माध्यम से कोई नए आकार, नई आकृति का सर्जन करना, ये इस बुद्धि का क्षेत्र है। वाहन चालक, ऑपरेशन करने वाला सर्जन, इंजीनियर आदि लोगों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वाहन चालक वाहन चलाते हुए दूर से जो गाड़ी आ रही है उसके अंतर का पता लगा लेता है। ऑपरेशन करने वाला सर्जन ऑपरेशन के लिए कितने हिस्से को काटना पड़ेगा वह अच्छे से समझ के उसका निर्णय लेता है। इंजीनियर रोड या बांध बनाना है तो उसके लिए इस प्रकार की बुद्धि का ही उपयोग करते हैं। तो ये हुई अवकाशीय बुद्धि। आइए अब बात करते हैं दैहिक या शरीर गतिलक्षी बुद्धि की, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, इसमें शारीरिक हलन चलन, उसकी गति और अंग विन्यास यानी कि अंग मरोड़ पर कौशल्य प्राप्त करने के लिए इस बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो अपने शरीर का उपयोग करके विविध प्रकार के खेल खेलते हैं, इतना ही नहीं, हस्तकला के जो कारीगर हैं, नृत्यकार है, यानी कि नृत्य के लिए विविध प्रकार की अंग भंगिमाओं के लिए अपने पूरे शरीर को मोड़ते हैं, अंग विन्यास करते हैं। और अभिनेता होते हैं जो अभिनय के लिए भी पूरे अपने देह के माध्यम से विविध भाव भंगिमाओं द्वारा अभिनय करते हैं। इन सब में इस प्रकार की दैहिक या शरीर गतिलक्षी बुद्धि विशेष प्रमाण में होते हैं। या दूसरे तरीके से कहे तो जिन लोगों में ऐसी दैहिक शरीर गतिलक्षी बुद्धि विशेष होती है वे इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। पांचवी बुद्धि है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की पसंद, नापसंद, भावनाएं, आवेग, स्वभाव, आदत, व्यक्तित्व के गुण लक्षणों आदि से परिचित होते हैं। क्योंकि दोस्तों, समाज में हम बहुत से लोगों से जुड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं, दोस्त बनते हैं। अगर हम उस व्यक्ति की पसंद नापसंद को, उसकी भावनाओं या स्वभाव को नहीं जानते तो हमारा संबंध बहुत लंबे अरसे तक टिक सकता नहीं है। बहुत से लोगों का होता है कि दोस्त नए नए बनते हैं लेकिन दोस्त टिकते नहीं हैं। तो दोस्त या रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम उस व्यक्ति की पसंद नापसंद, उसकी भावनाएं, उसके स्वभाव, उसकी आदतें और उसके व्यक्तित्व के गुण लक्षणों से भी हम परिचित हों। और उसके लिए इस अंतरवैयक्तिक बुद्धि की
आवश्यकता होती है, या कहें कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसमें अच्छी होती है, वे दूसरों से अच्छे से रिश्ता जोड़ सकते हैं और उसके जो रिश्ते हैं या संबंध हैं वो जीवन पर्यंत टिके रहते हैं। जो राजनेता होते हैं, धर्मगुरु, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, इस प्रकार के लोगों में इस बुद्धि का प्रमाण अधिक होता है और ऐसे लोग दूसरे लोगों की पसंद नापसंद और उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को सरलता से समझ लेते हैं। छठवीं बुद्धि है संगीतज्ञ बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दोस्तों, जीवन में अगर संगीत न हो तो जीवन सुखद नहीं हो सकता। संगीत, उसके स्वर, ताल, लय, राग, बंदिश आदि की समझ प्राप्त करने की जो क्षमता है वह संगीतज्ञ बुद्धि का ही परिणाम है। संगीत, गायन, वादन ये हमें प्रफुल्लित करने की चीजें हैं। इससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है और सुख का अनुभव होता है। गायन वादन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में इस प्रकार की बुद्धि अन्य लोगों की तुलना में अधिक होती है, जैसे कि लता मंगेशकर जी हो, मुकेश हो, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, ऐसे बहुत से महान गायक कलाकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, जिनके गीतों को अमरता प्राप्त हुई है और वे लोग आज भी लोगों के दिलों में इतने ही जिंदा है। तो ये हुई संगीतज्ञ बुद्धि की बात। सातवीं बुद्धि है व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इसमें हम खुद एक व्यक्ति के रूप में अपनी भावनाओं, आवेगों, अभिव्यक्ति, मनोभाव, पूर्वग्रह, मान्यता आदि की समझ प्राप्त करते हैं, या कहें कि इन सब की समझ प्राप्त करने के लिए हमें व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि एवं स्व आविष्कार की समझ प्राप्त करने के लिए इस बुद्धि की हमें जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रकार की क्षमता या शक्ति होती ही है, लेकिन उसे उसकी पहचान नहीं होती। तो अपने भीतर पड़ी हुई उस शक्ति या क्षमता को पहचानने की बुद्धि यानी व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि। उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं तो जैसे हनुमान की बात करें, तो जब हनुमान जी को समुद्र पार करना है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का परिचय नहीं है। जब जामवंत जी उन्हें बताते हैं कि आप तो पवन पुत्र है और आप उड़ सकते हैं, तब हनुमान अपनी शक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं और समुद्र पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार अपनी अंतर्गत शक्तियों को पहचानने की जो क्षमता है उसे व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि कहते हैं। और गार्डनर की बहुविध बुद्धि में अंतिम है नैसर्गिक बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये प्राकृतिक तत्वों से, प्रकृति से जुड़ी हुई बुद्धि है। जीव सृष्टि, वनस्पति सृष्टि तथा कुदरती आपदा की समझ के लिए इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग होता है, इसकी आवश्यकता होती। जो जीव वैज्ञानिक होते हैं, वनस्पति शास्त्री होते हैं, किसान होते हैं या वन प्रवासी जो जंगलों में घूमते हैं, उन लोगों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ गार्डनर के बहुविध बुद्धि के सिद्धांत की बात पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जेपी दास के पास सिद्धांत की और बुद्धिमापन और बुद्धि आंक की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।